हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पर हमने जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लिए थे, और हम बात कर रहे थे कि जो लिविंग है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पे बात चल रही थी। अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें पहला जो कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ के बारे में, एंड हमने यहाँ पे बात की है रिप्रोडक्शन के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा है मेटाबॉलिज्म। तो देखो, हमने कहा हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन यहाँ पर होती हैं वो आती हैं मेटाबॉलिज्म, हम उनको कहते हैं कंबाइंडली। बेसिकली दो टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। एक को हमने बोला यहाँ पे एनाबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या एनाबॉलिज्म, जिसमें हमने बोला ए प्लस बी से क्या बना, यहाँ पे ए बी बन जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निर्माण हो रहा है, कोई चीज बन रही है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। दूसरा होता है कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म, जिसमें हमने बोला कि ए बी जो है वो ए प्लस बी में क्या हो जाता है, टूटता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाली में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और इस वाली में ब्रेक डाउन हो रहा है। ए बी जो है वो ए प्लस बी में टूट जाता है। तो दो प्रकार के रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कंटिन्यूसली अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला करके हम इसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी में पाया जाता है, इसीलिए इसको डिफाइनिंग फीचर कह रहे हैं कि सब में पाया जाता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इट्स टू स्टेज इंक्लूड, दैट इज एनाबॉलिज्म। दो स्टेजेस होती हैं, एनाबॉलिज्म यानी कि कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन होता है, the process of building up or synthesis of complex substances from a simpler ones। इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो यहाँ पे मटेरियल होता है, हमने क्या बात की है यहाँ पे, बिल्डिंग अप और सिंथेसिस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो सिंपल मटेरियल होता है, सिंपल मटेरियल को मिला करके कॉम्प्लेक्स मटेरियल हम यहाँ पे बनाते हैं। ए प्लस बी से क्या बना है, ए बी बना है। ए प्लस बी, ए और बी क्या थे, यहाँ पे सिंपल मटेरियल थे, ए भी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल बना है। तो हमने बोला सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर वन। सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं उनसे कॉम्प्लेक्स चीजों का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो सिंपल सी चीजें थी। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा रॉ मटेरियल क्या था, सनलाइट थी, दूसरा था क्लोरोफिल, वाटर था, और क्या था यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड थी। चार चीजें थी यहाँ पे, और इन चार चीजों से, ये सिंपल चीजें थी, और इन चार चीजों से हम यही तो कहते हैं, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल प्लस H2O प्लस CO2, इन सब को मिला करके हमारे पास C6H12O6 का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो क्या बन रहा है, इन चीजों से मिला करके क्या बना है, यहाँ पे ग्लूकोज बना, जो कि एक क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर बताती है। अब देखो कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, चीजें टूट रही हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें जो हैं वो सिंपल चीजों में टूटती है। जैसे एग्जांपल है रेस्पिरेशन, रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड। जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये है ग्लूकोज, क्या मैं इसको ग्लूकोज बोलूं। अब जब रेस्पिरेशन हुई, जब ऑक्सीजन यहाँ पर आई, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देती है, जिससे एनर्जी निकल ली, जिससे CO2 निकला, जिसे H2O निकलता है। ये क्या हुआ, ग्लूकोज टूट करके इन चीजों में, ग्लूकोज जो है वो इन चीजों में टूट जाता है। ग्लूकोज जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यहाँ पे जो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और पानी निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म है बेसिकली। तो आप देख रहे हैं, देखो अपनी बॉडी का एग्जांपल लो या प्लांट बॉडी का एग्जांपल लो, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही प्रोसेस आपको देखने को मिली है। तो इन सारी प्रोसेस को कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन सभी में हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन के प्रोसेस जो है वो सभी में हो रही है, तो इसीलिए ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सभी में होंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम which are neither a living nor non-living. Thus,
These reactions in vitro are surely living reaction, not a living thing. Hence, a metabolism can be considered as a defining features of living organism without exception. तो हमने बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर्स यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि बिना एक्सेप्शन के सभी में पाई जा रही है. रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन था, ठीक है, तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं था. यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है. इंटरनल ग्रोथ जो है वो वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं था, वो डिफाइनिंग फीचर है. तो दो डिफाइनिंग फीचर हमारे पास आ गए हैं. और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का कैरेक्टर है बट डिफाइनिंग फीचर नहीं है. अब जल्दी से पढ़ो. मेटाबॉलिज्म को हम चयापचय कहते हैं. चयापचय सभी जीवित प्राणियों की एक और विशेषता परिभाषित लक्षण है. शरीर के भीतर निरंतर होने वाली सभी रचनात्मक, एनाबॉलिज्म और विनाशकारी. देखो, विनाशकारी शब्द तो सही नहीं है इसमें. विनाशकारी का मतलब होता है यहाँ पे, रचनात्मक का मतलब होता है कि जो फॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, निर्माण जो है, इसको विघटन कह सकते हैं. रचनात्मक को हम निर्माण युक्त, ठीक है, इसको हम और इसको हम विघटन कह सकते हैं. विघटन यानी कि टूटना, विघटित होना. तो ये क्या है, विघटन यानी प्रतिक्रियाओं का योग है. तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है. चयापचय क्या है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. चयापचय सभी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में होती है. क्या होता है, इसके दो चरण है. एनाबॉलिज्म जो सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण या संश्लेषण की प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण. और कैटाबॉलिज्म जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया है, जैसे श्वसन और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना. चयापचय प्रतिक्रियाओं को शरीर के बाहर की कोशिका मुक्ति प्रणालियों में देखा जा सकता है, जो ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव. चयापचय प्रतिक्रियाओं को शरीर के बाहर वाली कोशिका मुक्त प्रणालियों में भी देखा जा सकता है, जो सजीव और निर्जीव नहीं होते. इस प्रकार ये इन विट्रो प्रतिक्रियाएं निश्चित रूप से सजीव प्रतिक्रियाएं हैं, ना कि सजीव वस्तुएं. अतः चयापचय को बिना किसी अपवाद के सभी जीवित प्राणियों में एक परिभाषित लक्षण यहाँ पे माना जा सकता है, यानी कि डिफाइनिंग फीचर इसे माना जा सकता है. जल्दी से रीड करना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट भी कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारे पास आती है दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल से बने हैं, चाहे वो एक सिंगल सेल से हो, चाहे वो बहुत सारी सेल से हों. ठीक है, पढ़ ले एक बार. The cells are the building blocks of all living things, whether plants, animals, or humans. The unicellular organisms are made of a single cell, while a multicellular organism are formed by a millions of cells. The cells contain a protoplasm, living matter. Cytoplasm plus nucleoplasm is known as protoplasm. And a cell organelles inside the cells which perform several activities at a cellular level and result into a various life processes. तो ये तो हमें समझ में आ जाएगा. हमने बोले कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियां, चाहे वो पौधे हो, जानवर हो या मनुष्य हो, सभी की मूलभूत इकाई है. एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीव लाखों कोशिकाओं से मिल करके बने होते हैं. कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म जो जीवित पदार्थ और कोशिका अंग कोशिका के अंदर होते हैं, कोशिकीय स्तर पर अनेक क्रियाएं करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं. दूसरा हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस. ठीक है, all living organisms have an excellent ability to sense their environment. They respond to various physical, chemical, and biological stimuli. The various external factors to which living organisms respond are light, water, temperature, pollutants, other organisms, etc. Light duration or photo period affect many seasonal breeders, plants, as well as animals. All living things respond to chemical entering their body. Humans are superior to all living things as they have an additional ability to self-consciousness. Therefore, a consciousness can also said to be a defining property of living organism. However, in human being, it is more difficult to define living state. Example, a patient laying in coma supported by machine that replace heart and lungs are brain dead with no self-consciousness.
चलो, तो हमने बोला यहाँ पे देखो, सेल तो हमें पता है सभी जीव सेल से मिलकर के बने, कॉन्शियसनेस पे आता है। हमने कहा सारे ही जीव कॉन्शियस होते हैं अपने लिविंग या बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के लिए। ये क्या देते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि हमें बोला गया है लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, पॉल्यूटेंट्स है, इनके लिए हम रिस्पॉन्स देते हैं। और बायोटिक फैक्टर के लिए भी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि हमारे साथ वाले जो होते हैं, जैसे कोई दूसरे जीव जो होते हैं, उनके लिए भी हम रिस्पॉन्स देते हैं। सिर्फ हम नहीं बल्कि प्लांट्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्स देते हैं। हमने कहा कॉन्शियसनेस भी क्या होती है, यहाँ पर एक डिफाइनिंग फीचर है जो सभी जीवों में पाई जाती है। तो पढ़ लें, चेतना का मतलब क्या होता है, सभी जीवित प्राणियों में अपने वातावरण को महसूस करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। वे विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक उद्दीपकों पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो स्टिमुलस होता है वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है, सभी के लिए हम क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जिन विभिन्न बाह्य कारकों पर जीवित प्राणी प्रतिक्रिया करते हैं उनमें प्रकाश, जल, तापमान, प्रदूषक, अन्य जीव आदि शामिल हैं। प्रकाश की अवधि या प्रकाश अवधि कई मौसमी प्रजनन करने वाले जीवों, पौधों और जीवों को, जंतुओं को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित प्राणी अपने शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों पर प्रतिक्रिया करते हैं। मनुष्य सभी जीवित प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि उनमें आत्मचेतना की अतिरिक्त क्षमता होती है, इसीलिए चेतना को जीवित प्राणियों का एक पारिभाषिक गुण यानी कि डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है। हालांकि मनुष्य में जीवित अवस्था को परिभाषित करना अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए हृदय और फेफड़ों की जगह मशीनों द्वारा समर्थित कोमा में पड़े रोगी मस्तिष्क मृत होते हैं और उनमें आत्मचेतना नहीं होती। एक ऐसी कंडीशन है जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो कोमा में है, ब्रेन डेड है, ऐसी कंडीशन में वो मशीन के थ्रू जो है वो जीवित उसको रखा जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग कंडीशन यहाँ पे दिखाई गई है। अदरवाइज कॉन्शियसनेस जो है वो सभी जीवित जीवों का लक्षण होता है। यहाँ तक की बात आ गई है। अब सुनो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। कोशिकीय संगठन आपने पढ़ा यहाँ पे। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन इनमें आपको पता है ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, आप जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कौन सा यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर है और कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, बस ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो लिविंग के कैरेक्टर्स आपसे पूछेगा और उनके बारे में आपसे बात करेगा। वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि आगे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से जो डिफाइनिंग फीचर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बनता है, वो ध्यान रखना। अब आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जैसे कि मैं फिर से बोलूँगी, बायोडाइवर्सिटी आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। बायो का मतलब होता है जीवन, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कि जीवन में विविधता या सजीवों में विविधता, यानी कि कोई एक चीज है उसके डिफरेंट फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पेड़ों के बारे में, लेकिन पेड़ एक जैसे नहीं होते, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के फूल उनमें लगते हैं, उनकी पत्तियां अलग हो सकती हैं, उनकी लंबाई अलग हो सकती है, उनमें फल अलग लगते हैं। ऐसे ही पेड़, ऐसे ही पौधे, ऐसे ही झाड़ियां, ऐसे ही घास, ऐसे ही एल्गी और ये सिर्फ प्लांट्स की बात हो रही है, सारे प्लांट्स है। प्लांट्स की इतनी वैरायटी है। एनिमल्स में भी हम यही चीजें देखते हैं। हम देखते हैं कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, स्टेबल हैं, उनमें मूवमेंट नहीं पाई जा रही है। हम फिशेस, एम्फीबिया, बर्ड्स, जो रेप्टाइल्स होती हैं, हम मैमल्स की बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जीव आते हैं। ये शब्द आपके लिए नए हो सकते हैं लेकिन आगे जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। हम फिशेस के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बर्ड्स के बारे में भी बात करते हैं। हम यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। जो हमारे पास मैमल्स होते हैं, मनुष्य हो गए हैं या जो मंकी हो गए हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो प्लांट और एनिमल में ऐसा नहीं है कि प्लांट एक ही प्रकार के प्लांट है या एनिमल एक ही प्रकार के, बहुत सारे आपको वैरायटी देखने को मिलती है। एंड दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जहाँ पर आपको पढ़ने को मिलती है। तो पढ़ ले यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ, टर्म्स यूज एज अ पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। अच्छा ठीक है, पहली लाइन क्या कहती है, ओके, इनका ट्रांसलेशन नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं।
तो बोला गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। जितने भी जीव हैं, जितने प्रकार के भी जीव हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, जैव विविधता कह देते हैं। अर्थ में जितने प्रकार के जीव हैं और जितने जीव हैं। दूसरा आता है टर्म यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन आर। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी में हम बात कर रहे हैं, हम हर एक जीव के बारे में बात कर रहे हैं, हर जीव के बारे में। लेकिन अगर हमें इनकी स्टडी करनी हो, इनके बारे में हमें जानना हो, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? क्योंकि आप अब जस्ट बाहर निकलेंगे क्लासरूम से और एक बार चारों तरफ देखना, आपको इतने सारे पेड़ पौधे मिलेंगे कि जिन्हें आप गिन नहीं पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने प्रकार के हैं, कहाँ से मैं गिनूं, किसको मैंने गिन लिया है, कौन रह गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्लांट की स्टडी की जाए। इतने सारे प्लांट हैं, हो सकते हैं एक जगह पे एक ही जैसे पेड़ पौधे हैं और दूसरी जगह पे आपने कहा कि अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप ग्रुपिंग करेंगे। आप ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। आप ये देखेंगे एक जैसे जो पेड़ हैं उनको एक ग्रुप में रख लिया, फिर जो अलग प्रकार के जो पौधे हैं उनको अलग ग्रुप में यहाँ पे रखा। इसमें क्या होगा, पूरा ग्रुप आपने बना लिया है। ग्रुप में से सिर्फ आप एक प्लांट की स्टडी करेंगे। एक प्लांट की स्टडी कर ली मतलब सारे ग्रुप की स्टडी कर ली है, ऐसा होगा। आपको सारे पेड़ पौधों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। या एनिमल में आपने एक मनुष्य की स्टडी की है, आपने एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के बारे में पढ़ा। अभी भी हम ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि चलो आज हम दिल्ली के मनुष्यों के बारे में बात करेंगे, आज हम उत्तराखंड के मनुष्य के बारे में बात करेंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। हम क्या लेते हैं, जस्ट हम ह्यूमन को लेते हैं क्योंकि उसका शारीरिक संगठन एक जैसा है, शारीरिक बनावट एक जैसी है। और जो मनुष्य हैं क्योंकि वो एक ही स्पीशीज से आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर उनके हैं। आपने एक मनुष्य को स्टडी किया है और आपने सारे ही मनुष्य को स्टडी कर लिया है। ऐसे ही होता है, हमने क्योंकि ग्रुप बनाया है। हमने जो मनुष्य प्रजाति है, अब प्रजाति बोल रहे हैं, स्पीशीज बोल रहे हैं, स्पीशीज भी तो एक ग्रुप है, वही तो हमने बनाया है कि जो ह्यूमन है, जिसमें ह्यूमन बीइंग है, वो एक स्पीशीज है। ठीक है, अब उसमें हम सिर्फ एक मनुष्य की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम किसी एक जीव की स्टडी करेंगे और वो सारे ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि ऐसे ही हम ग्रुप बनाते हैं, ऐसे ही हम वर्गों को बनाते हैं। और ये जो ग्रुप बनाने की प्रक्रिया है या ये जो वर्ग बनाने की प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्या समझे क्लासिफिकेशन से? आपने कहा समान गुणधर्मों के आधार पे अलग अलग वर्गों को बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये शब्द जो है, क्योंकि यही आधार है आपके इस चैप्टर का और आने वाले एक दो चैप्टर जो और हैं उनका। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लासिफिकेशन को समझ गए? क्लासिफिकेशन को समझो पहले अच्छे से। अगर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में कहीं डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखो, हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, इनके हम वर्गों को बना रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको हम एक ग्रुप में तो नहीं रख सकते हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, या फिर हमने कहा बैक्टीरिया और ह्यूमन है, तो बैक्टीरिया और ह्यूमन को हम एक ग्रुप में नहीं रखेंगे, उनको हम अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर होगा, क्लासिफिकेशन को यहाँ पे पढ़ेंगे। और क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिंपल एक बार क्लासिफिकेशन हो गया है। क्लासिफिकेशन आपने पहले मेजर ग्रुप बनाए हैं, फिर उनके जो सब ग्रुप हैं वो बनते चले जाते हैं। इस प्रकार से हम इसके बारे में बात करेंगे। कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेनक्लेचर में क्या है? नॉमेनक्लेचर जो है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो नामकरण होता है वही नॉमेनक्लेचर है। किसी भी जीव का हमें नाम रखना है, दैट इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है उसकी के अकॉर्डिंग नाम रखा जाएगा। अब कंडीशन ये है कि नाम जो है, कोई भी जीव है जैसे, या कोई भी प्लांट है, जैसे कि कोई भी प्लांट का एग्जांपल आप ले सकते हैं। वाटरमेलन है या मैंगो है, चलो मैंगो। अब हमने बोला जो मैंगो है उसका नाम हमने अपने तरीके से रखा आम। फिर आप कहीं बाहर गए तो उन्होंने जो मैंगो जो आम है उसको नाम दिया मैंगो। फिर आप किसी दूसरी कंट्री में गए, उन्होंने मैंगो को कुछ और नाम दे दिया है। तो हमने कहा कि जब हम यहाँ पे साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, और जब हम साइंस या जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे नाम रखने पड़ेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हों। जैसे कि अगर हम पानी बोल रहे हैं तो हम पानी बोलते हैं, कोई वाटर बोलता है,
कोई अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलता है, कहीं पानी चलता है। तो आपने कहा कि पानी को सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन अगर H2O लिखा जाए, अगर लिख दिया जाए H2O, H2O का मतलब यहाँ भी पानी है, किसी दूसरी कंट्री में भी पानी है, हर कंट्री में इसका मतलब पानी ही होगा। ये फॉर्मूला होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो सब जगह एक ही चलते हैं। बायोलॉजी में आता है नॉमेनक्लेचर। बायो में हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि आम जो है, हम आम कह रहे हैं, कोई मैंगो कह रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा हो। इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे कि मनुष्य का भी साइंटिफिक नेम है, क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस हम कहते हैं। ऐसे आम को हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब आप जब मैंजीफेरा कहेंगे तो सब जगह इसका मतलब आम ही होगा, आपको उनकी लैंग्वेज या अपनी लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो हर जगह एक जैसे होते हैं। तो अब जब नॉमेनक्लेचर होता है, जब नामकरण होता है, तो हर जीव का साइंटिफिक नेम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम का है या सिर्फ ह्यूमन का है, नहीं, सभी जीवों का, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी का अपना साइंटिफिक नेम होता है जो सब जगह एक जैसा ही होगा और सब जगह उसी नाम से वो जाना जाएगा। बाकी लोकल नेम जो है वो चेंज होते रहते हैं, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज। आपने कहा जो एरिया होता है हमारा, जो लोकल एरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग भी नाम चेंज होते रहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम चेंज नहीं होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपने कहा द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग अ साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी जीव को जब उनका उसका साइंटिफिक नेम देते हैं, तो आपने बोला ICBN एंड ICZN वर एडवांस टू अपॉइंट अ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेपरेटली। ICBN जो है वो ICBN जो बॉटेनिकल नेम होते हैं, प्लांट्स के नाम के बारे में बात करता है। ICZN जो है वो जूलॉजिकल यानी कि वो जीवों के नाम के बारे में यहाँ पे बात करता है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम हैज अ टू सेगमेंट। अच्छा, इसके बारे में तो हम बात करेंगे कि जो साइंटिफिक नेम है उसके दो सेगमेंट होते हैं। वो आपको तब समझ में आएगा जब आप जीनस और स्पीशीज को समझेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, साइंटिफिक नेम जो है वो ऐसे ही नहीं लिखा जाता कि कुछ भी हमारे मन में आया और हमने लिख लिया। साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस जीनस से बिलोंग करता है, किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। अब ये क्या है यहाँ पे, ये आपके जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, उसके क्या होते हैं यहाँ पे स्टेप्स होते हैं कि कोई एक बड़ा ग्रुप है, देन उससे छोटा ग्रुप जब बना तो ये जो डिवाइड हो जाते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, अगेन ये सब ग्रुप में डिवाइड होगा, अगेन ये सब ग्रुप में डिवाइड होगा, ऐसे डिवीजन यहाँ पे होता है। तो सब कुछ देखा जाता है और तब जाकर के यहाँ पे साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। तो दो नाम होते हैं हमेशा, साइंटिफिक नेम दो होते हैं, सिंगल नाम नहीं होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, जैसे होमो सैपियंस। ठीक है, आपने कहा पहला जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है, यानी कि पहले जीनस का नाम आता है फिर स्पीशीज का नाम आता है। क्या होता है जीनस, स्पीशीज को तो फिर भी आप थोड़ा समझते हैं, पर जीनस और स्पीशीज में क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ में इतना ध्यान में रखो कि नॉमेनक्लेचर जो है वो साइंटिफिक नाम, साइंटिफिक नेम रखने की एक प्रोसेस है जिसमें दो नेम होते हैं, जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज प्रोवाइडिंग अ नेम विद इन अ टू components is called as a binomial nomenclature। क्योंकि हम द्विनाम पद्धति पढ़ रहे हैं, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विनाम पद्धति कहा जाता है। गिवन बाय कैरोलस लीनियस, स्टार कर लो, पूछा जाता है द्विनाम पद्धति किसने दी, कैरोलस लीनियस ने दिया है। एग्जाम्पल होमो सैपियंस, हेयर होमो इज जेनेरिक नेम, ये हमारे जीनस का नाम है, और सैपियंस हमारी स्पेसिफिक नाम है, यानी कि स्पीशीज का नाम है। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे इस बारे में, जस्ट रीड आपको करना है, रिवाइज कर लेंगे, और आगे का जो यहाँ पे टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।